एयर इंडिया आज देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक है। 84 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस को सर्व करती है। रिसेंटली इसे टाटा सन्स ने खरीद लिया है इंडियन गवर्नमेंट से 18,000 करोड़ रुपए में और तेजी से मॉडर्नाइज करने का काम भी चल रहा है। आज एयर इंडिया फ्लीट में 128 नैरो और वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में है, लेकिन पिछले साल 470 नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर करके उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया था, दुनिया का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट ऑर्डर। This is the mother of all aviation fleet. It has placed a massive order. 250 प्लेन्स एयरबस से ऑर्डर किए गए और 220 बोइंग से। टोटल $70 बिलियन की कॉस्ट आई थी, यानी 5,60,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा स्टार अलायंस का मेंबर होने से एयर इंडिया कोड शेयर करके 710 डेस्टिनेशन से भी ज्यादा को सर्व कर सकता है ग्लोबली। वैसे तो ये इंडिया की ओल्डेस्ट एयरलाइन है, जो कि पहले अपनी लग्जरी के लिए काफी फेमस थी, मगर पिछले 20-30 सालों में इसकी क्वालिटी में काफी गिरावट देखने को मिली है, जिससे इस पर टोटल 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज चढ़ गया है। कम्पीट नहीं कर पा रही ये नई एयरलाइन से, जैसे इंडिगो और विस्तारा। इसकी सर्विस इतनी कैसे गिर गई पिछले कुछ सालों में, उसकी अपनी इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसके बारे में जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। इंडिया में पहली कमर्शियल फ्लाइट 18 फरवरी 1911 में चली थी, इलाहाबाद से नैनी के बीच सिर्फ 9.7 किलोमीटर दूर। इसे पायलट हेनरी पेके ने उड़ाया था, हम्बलर बाईप्लेन में 6,500 मेल पीसेस के साथ। साल के अंत तक पैसेंजर प्लेन्स भी उड़ने लगे छोटे डिस्टेंसेस के बीच। 1912 में इंडियन स्टेट एयर सर्विसेज ने इंपीरियल एयरवेज के साथ मिलकर देश की पहली इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत की, लंदन से दिल्ली के बीच। इंपीरियल एयरवेज एक ब्रिटिश एयरलाइन थी जो ब्रिटेन की कॉलोनीज को सर्व करती थी दुनिया भर में, जैसे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, मलाया और इंडिया। स्टार्टिंग में ये हैंडली पेज W8 एयरक्राफ्ट का यूज करते थे, जिसमें सिर्फ 15 पैसेंजर्स ही आते थे। 2 इंजन थे इसमें 450 हॉर्स पावर वाले। इतने छोटे प्लेन्स होते थे तब, इसीलिए जो रूट था दिल्ली से लंदन के बीच, उसे पूरा करने के लिए रुक रुक कर जाना पड़ता था। इसे काफी एक्सपेंसिव भी था, इसलिए ज्यादा लोग नहीं ट्रैवल कर सकते थे इसमें, सिर्फ सुपर रिच लोग। 1915 में फिर टाटा सन्स ने पहली एयरमेल सर्विस की शुरुआत की, कराची से मद्रास के बीच, जिसे एयर ट्रांसपोर्टेशन पहली बार सदर्न इंडिया में भी आया। इसको देखते हुए 1924 में पहले सिविलियन एयरपोर्ट्स की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, कलकत्ता, इलाहाबाद और बॉम्बे में। अगले कुछ सालों में एनफोर्समेंट अथॉरिटीज एस्टैब्लिश की गई इन्हें रेगुलेट करने के लिए, जैसे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA। उसके बाद एरो क्लब ऑफ इंडिया सेटअप हुई, जो रिच एविएशन एंथुसियास्ट का क्लब बना। हर एयरपोर्ट में अपने फ्लाइंग क्लब्स भी बनने लगे, जैसे दिल्ली सफदरजंग एरोड्रोम में दिल्ली फ्लाइंग क्लब, बॉम्बे जुहू एरोड्रोम में बॉम्बे फ्लाइंग क्लब और मद्रास एयरपोर्ट में मद्रास फ्लाइंग क्लब 1920-30s के बीच। JRD टाटा, जिनको अभी फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन से भी जाना जाता है, काफी इंटरेस्टेड थे तब इंडिया में अपनी एयरलाइन बनाने के लिए। इसलिए वो खुद अक्टूबर 1932 में पुसमाउथ एयरक्राफ्ट फ्लाई करके लाए कराची से बॉम्बे के जुहू एरोड्रोम तक, जिसके बाद वो आगे मद्रास तक गया। ये ऑफिशियल बिगिनिंग थी टाटा एयरलाइंस की, जो बाद में एयर इंडिया बनी। टाटा ये सर्विस तब स्टार्ट कर पाए जब उन्हें इंपीरियल एयरवेज से कॉन्ट्रैक्ट मिला मेल ट्रांसपोर्ट करने का। तभी टाटा सन्स का जन्म हुआ 2 सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट डी हेवलैंड पुसमाउथ्स के साथ। इसके अलावा लेपर्ड मॉथ भी था उनकी फ्लीट में। शुरुआत में वो वीकली एयरमेल सर्विस ऑपरेट करते थे कराची से मद्रास के बीच, अहमदाबाद और बॉम्बे से होते हुए। पहले साल में एयरलाइन ने 2,60,000 किलोमीटर ट्रैवल कर लिए थे, 155 पैसेंजर्स और 9.72 टन मेल के साथ। इंडियन एयरफोर्स का जन्म भी तभी हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को। इसे तब रॉयल एयरफोर्स की ऑक्सिलरी एयरफोर्स के रूप में बनाया गया था। 1933 में IAF ने अपना पहला स्क्वाड्रन कमीशन किया 4 वेस्टर्न वपेटी बाईप्लेन्स और 5 इंडियन पायलट्स के साथ। इसी वक्त इंडियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल एयरवेज, मद्रास एयर टैक्सी सर्विसेज और इंडियन नेशनल एयरवेज ने भी अपने ऑपरेशन शुरू किए। टाटा एयरलाइंस ने अपनी पहली डोमेस्टिक पैसेंजर फ्लाइट लॉन्च की बॉम्बे से त्रिवेंद्रम के बीच एक 6 सीटर माइल्स मर्लिन के साथ। इनके रूट्स काफी एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल भी होते थे। पहले तो इसका नाम होता था टाटा एयर सर्विसेज, मगर 1938 में इसको चेंज कर दिया गया टाटा एयरलाइन। तभी उन्होंने अपनी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट भी लॉन्च की कोलंबो तक, और नई डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस जैसे दिल्ली भी ऐड की गई। इस समय तक उनका प्रॉफिट 10 गुना बढ़ चुका था, जो कि उनकी एक्सेप्शनल सर्विस और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के कारण हो पाया। 1940 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL बैंगलोर में सेटअप हुआ, जिसने इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट बनाया 1941 में। इसके अलावा इंडिया की पहली एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस फैसिलिटी भी थी यहाँ। इंडियन एयरफोर्स के अलावा कमर्शियल एयरलाइंस जैसे टाटा और डेक्कन एयरलाइंस भी इधर से ही अपने प्लेन्स को रिपेयर करवाती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान टाटा एयरलाइंस के पास पैसेंजर ट्रैफिक तो कम हो गया था, तो उन्होंने रॉयल एयरफोर्स की मदद की ट्रूप मूवमेंट, सप्लाईज की शिपिंग, रेफ्यूजीज को रेस्क्यू करना और एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस में। इंडिया के कई एयरपोर्ट्स पूरी तरह से एयरफोर्स ने टेक ओवर कर लिए थे एम्यूनिशन और ट्रूप मूवमेंट के लिए, स्पेशली इंडो पैसिफिक थिएटर में। वॉर खत्म होने के बाद कमर्शियल फ्लाइट्स फिर से चलने लगी। जुलाई 1946 में टाटा एयरलाइंस ने अपना नाम चेंज करके IPO लिस्ट किया और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई एयर इंडिया नाम से। इनके शेयर प्राइसेस बढ़ने शुरू हुए ही थे कि इंडिया ने इंडिपेंडेंस हासिल की, जिसके 1 साल बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयरलाइन में 49% स्टेक एक्वायर कर लिया। तब की सोशलिस्ट पॉलिसीज की वजह से सारी प्राइवेट एयरलाइंस में सरकार ने स्टेक्स खरीदने शुरू किए। इंडियन पार्लियामेंट में फिर एयर कॉर्पोरेशंस एक्ट पास
किया गया मार्च 1953 में, जिसके बाद देश की 8 इंडिपेंडेंट डोमेस्टिक एयरलाइंस डेक्कन एयरवेज, एयरवेज इंडिया, भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन, कलिंगा एयरलाइंस, इंडियन नेशनल एयरवेज, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया और एयर इंडिया को मर्ज कर दिया गया 2 गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज में, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। एयर इंडिया में सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी और इंडियन एयरलाइंस में डोमेस्टिक और रीजनल। जवाहरलाल नेहरू और JRD टाटा अच्छे दोस्त होते थे, लेकिन टाटा इस डिसीजन से काफी नाखुश थे। उन्होंने नेहरू को कई बार समझाने की कोशिश भी की, मगर वो नहीं माने। एयर इंडिया तो गवर्नमेंट ने ले ली थी, मगर JRD टाटा को उसका चेयरमैन बनाए रखा 1977 तक। कंपनी को रीनेम कर दिया गया एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसने कई नई डेस्टिनेशंस को सर्व किया, जैसे नायरोबी केन्या और यूरोपियन सिटीज जैसे रोम, पेरिस और डसलडॉर्फ। लॉकहीड कॉन्स्टलेशन L1049 चलाने शुरू किए बैंकॉक, हांगकांग, टोक्यो और सिंगापुर तक। 1960 में जेट एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस हुआ था कमर्शियल एयरलाइंस में, और एयर इंडिया पहली एशियन एयरलाइन बनी जेट को फ्लाई करने वाली। ये बोइंग 707-420 एयरक्राफ्ट था, जिसे नाम दिया गया गौरी शंकर। ये इंडिया की ऐसी पहली एंटिटी बनी जो दुनिया भर में घूमती थी, देश का झंडा प्राउडली प्रेजेंट करते हुए। एयर इंडिया कई इंटरनेशनल लोगों के लिए इंडिया की पहली झलक होती थी, जो उनकी बेहतरीन सर्विस की वजह से अच्छा इंप्रेशन छोड़ती थी उनके मन में। ये सर्विस का श्रेय JRD टाटा को ही जाता है, क्योंकि उनकी हर फ्लाइट के बाद वो टॉप मैनेजमेंट को एक लेटर भेजते थे, अपनी ऑब्जर्वेशंस, एनकरेजमेंट और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म देते थे उन कमियों के बारे में जिनको वो इम्प्रूव करना चाहते थे। इसी दौरान एयर इंडिया का मैस्कॉट, जो एक महाराजा था मूंछों और रेड ड्रेस के साथ, वो भी पॉपुलर होना शुरू हुआ। इसे बॉबी कुका, जो कि तब कमर्शियल डायरेक्टर थे एयर इंडिया के, और उमेश राव, जो कि एक आर्टिस्ट थे, उन्होंने मिलकर बनाया था 1946 में। मैस्कॉट को उनकी लग्जरी सर्विस को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, ताकि ऐसा लगे कि आसमान में एक पैलेस है। 1962 में एयरलाइन का नाम छोटा करके फिर से एयर इंडिया कर दिया गया और नए जेट्स खरीदे उन्होंने। पुराने प्लेन्स को धीरे धीरे फेज आउट कर दिया, जिससे ये दुनिया की पहली ऑल जेट एयरलाइन बन गई। इसके 4 साल बाद 1966 में एयर इंडिया की एक इंपॉर्टेंट फ्लाइट 101 ने देश को हिला के रख दिया। Air India Flight 101 from Bombay to London crashed near the Mont Blanc summit. ये फ्लाइट 117 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स को बॉम्बे से लंदन ले जा रही थी। ये बोइंग 707 एयरक्राफ्ट था कंचनजंगा नाम से। 3 स्टॉपओवर्स के साथ इसे पहुंचना था, जिसे कैप्टन जो टी डिसूजा हैंडल कर रहे थे। बॉम्बे से निकलने के बाद ये दिल्ली में स्टॉप ओवर लेती है, फिर आगे बेरूट लेबनान में, तीसरा स्टॉप जिनीवा स्विट्जरलैंड में लेने ही लगती है कि प्लेन क्रैश हो जाता है एक माउंटेन रेंज पर। यह है मॉन्ट ब्लांक मैसिव, फ्रांस में, एयरपोर्ट से कुछ किलोमीटर पहले। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पायलट्स को डिसेंड करने की परमिशन मिल गई थी एयरपोर्ट के लिए 19,000 फीट से। पायलट्स को लगा कि माउंटेन क्रॉस हो चुका है, जबकि वो सीधा उसी में जा टकराए। वेदर भी काफी खराब था, इसलिए कोई माउंटेन को देख नहीं पाया। सारे 128 लोग मारे गए, जिसमें से एक थे डॉक्टर होमी भाभा, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के फाउंडर और चेयरमैन। तब इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी पर तेजी से रिसर्च और डेवलपमेंट चल रही थी, जो डॉक्टर होमी भाभा खुद ओवरसी कर रहे थे। इस एक्सीडेंट से इंडिया की एटॉमिक रिसर्च में एक बड़ा झटका लगा। इंडियन PM और सभी मिनिस्टर्स ने अपना अफसोस जताया। 1971 में एयर इंडिया ने अपनी फ्लीट को फिर से अपग्रेड किया बोइंग 747-200B एयरक्राफ्ट ऑर्डर करके। पहले प्लेन का नाम दिया गया एम्परर अशोका के ऊपर। इसमें पैलेस इन द स्काई लिवरी और ब्रांडिंग का इस्तेमाल किया, जो उनके महाराजा मैस्कॉट के साथ सूट कर रहा था। JRD टाटा के पैशन और डिटर्मिनेशन ने ही एयर इंडिया को एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बनाकर रखा था, कुछ हाई प्रोफाइल एक्सीडेंट्स होने के बावजूद। इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही थी इन सालों में कि इसे दुनिया की लीडिंग एयरलाइंस में से एक माना जाने लगा। मगर इसका डाउनफॉल जल्द ही आने वाला था, जब 1977 में प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने टाटा को एयर इंडिया के चेयरमैन पोस्ट से रिजाइन करने को कहा। टाटा और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के बीच पिछले कुछ सालों से डिफरेंसेस बढ़ रहे थे, एयरलाइंस को ऑपरेट करने से लेके उसे प्रॉफिटेबल बनाने तक। मगर क्योंकि पिछली प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी मोस्टली सपोर्ट में थी JRD टाटा के, तो उन्हें ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। मगर जब इमरजेंसी हटी और नए इलेक्शंस बुलाए गए देश में, तब इंदिरा गांधी की सरकार को बड़ा झटका लगा, जब उनको बहुत कम सीट्स मिली। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने देश के, और इंदिरा गांधी के कई डिसीजन को बदलना शुरू किया जो उन्हें देश के विरुद्ध लगे। एयर इंडिया, जिसे JRD टाटा ने इतनी मेहनत से खड़ा किया, दुनिया की सबसे अच्छी एयरलाइंस में से एक बना दिया, अब अपने लीडर के बिना वो अधूरी रह गई। पूरे 1980s में परफॉर्मेंस और सर्विस गिरती चली गई। इसी दौरान कई एक्सीडेंट्स और टेररिस्ट अटैक्स का भी सामना करना पड़ा उनको, देश का फ्लैग कैरियर होने की वजह से। जैसे फ्लाइट 182 जून 1985 को बॉम्ब से उड़ा दी गई अटलांटिक ओशन में, आयरलैंड के कोस्ट के पास। ये फ्लाइट मॉन्ट्रियल से शुरू होकर लंदन और दिल्ली से होते हुए बॉम्बे जा रही थी। इन अटैक्स की वजह से भी कई पैसेंजर्स एयर इंडिया से फ्लाई करने में डरने लगे। अर्ली 1990s में YC देवेश्वर को एयर इंडिया का चेयरमैन बनाया। वो इसके ऑपरेशंस को प्रॉफिटेबल बनाने में तो कामयाब रहे, मगर उन्हें भी जल्दी हटा दिया गया पोस्ट से, कुछ और रीजंस की वजह से। ब्यूरोक्रेसी
ब्यूरोक्रेट्स जब भी एयर इंडिया को लीड करने लगते वो फिर से एक लॉस मेकिंग एंटिटी बन जाती। कई बुरे डिसीजन के कारण एयरलाइन और डूबती चली गई। 1993 में बोइंग 747-400 जिसका नाम कोनार्क रखा गया उसकी डिलीवरी ली एयर इंडिया ने और पहली नॉन स्टॉप फ्लाइट चलाई दिल्ली से न्यूयॉर्क तक। ये जेट इतने पावरफुल थे कि उनको बार बार स्टॉप ओवर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जो कि नॉर्म था 1990s तक। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद एयर इंडिया को दोबारा प्राइवेटाइज करने की बात उठने लगी। अर्ली 2000 तक एयरलाइंस पर भारी कर्ज जमा हो चुका था, जिसकी वजह से उसे खरीदने के लिए कोई सामने नहीं आया। कई अटेम्प्ट्स किए गवर्नमेंट ने, वो 100% स्टेक भी बेचने को तैयार थे, मगर कोई भी इतना बड़ा डेट लेना नहीं चाहता था। मई 2001 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एयर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर माइकल मैस्करेनस पर करप्शन का आरोप लगाया। उनकी रिपोर्ट्स के हिसाब से एयरलाइन ने लगभग 57 करोड़ रुपए गवा दिए थे एक्स्ट्रा कमीशंस में, जो मैस्करेनस ने खुद सैंक्शन किए थे। उनको फिर सस्पेंड कर दिया गया कंपनी से। मई 2004 में एयर इंडिया ने अपनी एक लो कॉस्ट सब्सिडरी लॉन्च की एयर इंडिया एक्सप्रेस नाम से। इसकी पहली सर्विसेज तिरुवनंतपुरम, कोची और कोझिकोडे से स्टार्ट हुई। इसे लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव था कि लो कॉस्ट कनेक्टिविटी देना पास के पॉपुलर इंटरनेशनल रूट्स के लिए, जैसे मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया तक। 2007 तक एयर इंडिया ज्यादातर इंटरनेशनल लंबे रूट्स में ऑपरेट करती थी और इंडियन एयरलाइंस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल छोटे रूट्स। लेकिन एयर इंडिया एक्सप्रेस के लॉन्च होने के बाद ये चेंज हो गया। दुनिया भर में लो कॉस्ट एयरलाइंस की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए एयर इंडिया ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया। ये मोस्टली पॉइंट टू पॉइंट फ्लाइट्स ऑपरेट करने लगी, जबकि एयर इंडिया हब एंड स्पोक मॉडल यूज करती है। इसी समय एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मर्ज करना फाइनलाइज किया गवर्नमेंट ने एयर इंडिया लिमिटेड के अंडर। 2006-07 में इन दोनों एयरलाइंस के कंबाइंड लॉसेस 770 करोड़ रुपए थे, जो बाद में बढ़कर 7200 करोड़ रुपए तक पहुंच गए 2009 में। 2011 तक मर्जर पूरा हुआ, जिसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडियन एयरलाइंस और अलायंस एयर एक कंपनी में आ गई। उन्होंने 3 एयरबस A300 और एक बोइंग 747-300M बेचा 150 करोड़ रुपए में, और 2013 में बोइंग 787 ड्रीम लाइनर्स को बेचा और लीज किया खुद। इस अरेंजमेंट के अंडर वो अपने प्लेन्स किसी थर्ड पार्टी को बेच देते हैं और उनसे लीज करने लगते हैं वही सेम प्लेन कुछ मंथली इंस्टॉलमेंट्स पर। इससे उनके पास कैश भी आ जाता है प्लेन बेचकर, और मंथली पेमेंट से वो सर्वाइव कर सकते हैं कम खर्चे पर। उन्होंने लॉस मेकिंग रूट्स को भी बंद कर दिया, फ्रैंकफर्ट से अपना इंटरनेशनल हब हटा लिया और दुबई को बना दिया। इसके बावजूद 2011 में उनका डेट पहुंच गया 42,600 करोड़ रुपए तक, जो वो गवर्नमेंट से मांगने लगे। सीएजी ने एयरलाइंस के 111 नए एयरक्राफ्ट ऑर्डर और इंडियन एयरलाइंस के साथ मर्जर को दोषी ठहराया इस बिगड़ते फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए। मार्च 2012 में गवर्नमेंट ने 3,200 करोड़ रुपए डाले एयर इंडिया में। इसके बाद उन्होंने कुछ और कट्स की और स्ट्रीमलाइन किया प्रोसेस को, जिससे उन्होंने पहली बार पॉजिटिव अर्निंग्स पोस्ट की टैक्स और इंटरेस्ट से पहले लगभग 6 सालों में, और 20% ग्रोथ भी देखने को मिली ऑपरेटिंग रेवेन्यू में। इंप्रूवमेंट देखते हुए 2014 में एयर इंडिया ने स्टार अलायंस भी ज्वाइन कर लिया, जो वो पहले नहीं कर पा रहे थे कई ट्रायल्स के बावजूद। स्टार अलायंस दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन अलायंस है। इसमें 26 मेंबर एयरलाइंस आती हैं जो आपस में फ्लाइट्स, लाउंजेस और पैसेंजर्स शेयर करती हैं, जिससे ट्रैवलिंग और आसान और सस्ती बन जाए। आज इसमें 5000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं जो 195 कंट्रीज के 1290 एयरपोर्ट्स को सर्व करती हैं। लेट 2010s में फिर से एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने की बात शुरू हुई। फिर गवर्नमेंट ने मार्च 2018 में इसमें 76% स्टेक बेचने का डिसाइड किया एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ, और 50% स्टेक AISATS में, जो एक ग्राउंड हैंडलिंग जॉइंट वेंचर था एयर इंडिया और सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विसेज के बीच। गवर्नमेंट चाहती थी कि नया ओनर 33,392 करोड़ रुपए का डेट भी लेगा एयरलाइन के साथ, मगर फिर सेम चीज हुई, किसी कंपनी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। कई बार फेल होने के बाद अब गवर्नमेंट ने 100% शेयर बेचने का डिसाइड किया, सारे डेट्स माफ करके। 2020 में बिडर्स बुलाए गए, जिसमें अजय सिंह की स्पाइस जेट कंसोर्शियम और टाटा सन्स ने इंटरेस्ट दिखाया। फाइनली अक्टूबर 2021 में एयर इंडिया कंपनी को 18,000 करोड़ रुपए में खरीद दिया टाटा सन्स की एक स्पेशल पर्पस व्हीकल ने। इसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस का 100% शेयर और AISATS का 50% शेयर भी शामिल था। इससे 69 इयर्स के बाद एयर इंडिया वापस टाटा ग्रुप के पास आ गई। फरवरी 2022 में एयरलाइन ने अल्कर आइची को अपॉइंट किया CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में। वो पहले टर्किश एयरलाइन के चेयरमैन रह चुके थे 2015 से 2022 तक। उन्होंने मना कर दिया लेकिन इसे एक्सेप्ट करने से, क्योंकि कुछ प्रोटेस्ट चल रहे थे उनकी वजह से। फिर नटराजन चंद्रशेखरन, जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, उन्हें एयरलाइन का भी चेयरमैन बना दिया गया। और फाइनली मई 2022 में कैम्बेल विल्सन को एयर इंडिया का CEO और MD नियुक्त किया गया। वो पहले सिंगापुर एयरलाइंस में और स्कूट, जो कि एक लो कॉस्ट कैरियर है सिंगापुर का, उसमें काम कर चुके हैं। टाटा ग्रुप के अंडर अब 4 एयरलाइंस आ जाती हैं, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर एशिया इंडिया और विस्तारा, जिनको अब वो 2 में मर्ज करना चाहते हैं।
एक फुल सर्विस कैरियर और एक लो कॉस्ट कैरियर। टाटा के पास एयर एशिया इंडिया का मेजॉरिटी स्टेक तो था पहले से, जो उन्होंने 100% एक्वायर कर लिया एयर एशिया ग्रुप से और उसे रीब्रांड कर दिया AIX कनेक्ट। और विस्तारा में सिंगापुर एयरलाइंस का 49% स्टेक था, जो मर्जर के बाद एयर इंडिया में वो अपना स्टेक रिटेन करेंगे 25% और विस्तारा ब्रांड को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस को AIX कनेक्ट के साथ मर्ज करना शुरू भी हो चुका है, जिसका अप्रूवल सरकार ने दे दिया था। इसमें एयरक्राफ्ट और क्रू को ट्रांसफर करने का काम चल रहा है। 2023 पेरिस एयर शो में एयर इंडिया ने 470 नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया एयरबस और बोइंग को लगभग 5,60,000 करोड़ रुपए में। इससे ये दुनिया का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट ऑर्डर बन गया था तब। इसमें 210 एयरबस A320 नियो फैमिली, 40 A350, 190 बोइंग 737 मैक्स, 20 बोइंग 7879 और 10 बोइंग 777-9 एयरक्राफ्ट शामिल हैं। 737 मैक्स का ऑर्डर फिर उन्होंने एयर इंडिया एक्सप्रेस में ट्रांसफर कर दिया। उनका प्लान है 170 एयरक्राफ्ट की फ्लीट को ऑपरेट करना अगले 5 सालों में। रिस्ट्रक्चरिंग में एयर इंडिया एक्सप्रेस अब छोटी सिटीज को ज्यादा कनेक्ट कर रहा है और पॉपुलर रूट्स एयर इंडिया के लिए छोड़ दिए हैं, जो उसके लॉन्ग हॉल नेटवर्क में फीड करेंगे। एयरलाइन ने अपने मेन्यूज में भी अपडेट किए हैं। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक रूट्स में प्रीमियम इकोनॉमी सीट्स ऐड की हैं, कुछ रूट्स में कस्टमर सर्विस को भी इन हाउस ले आए हैं और एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन भी इंप्रूव किया है। 2023 में एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने नए लोगोज लॉन्च किए झरोका विंडो पैटर्न से इंस्पायर होके। इसमें नए कलर्स जैसे डीप रेड, ऑबरजीन और गोल्ड इस्तेमाल हुए हैं। लोगों के साथ लिवरी, सीट्स, वेबसाइट और यूनिफॉर्म के लिए ब्रांड न्यू कैबिन्स 4 अलग अलग क्लासेस के लिए रिफर्बिश किए जाएंगे। स्टार्टिंग होगी उनके बोइंग 777-300ER से, जो 2026 तक पूरे हो जाएंगे। लगभग 3,200 करोड़ रुपए लगेंगे पूरे रिफर्बिशमेंट और रीब्रांडिंग में। इसके अलावा नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स ऐड करने के लिए उन्होंने हॉट ओवंस भी लगाए हैं प्लेन में, जिससे हॉट मील्स ऑफर किए जा सके पैसेंजर्स को। सिर्फ हैंडबैग ले जाने के लिए एक्सप्रेस लाइट फेयर्स भी स्टार्ट किए हैं, जिसमें कैबिन बैग या चेक इन बैग के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। उनका एम है ऐसे एंसिलरी रेवेन्यू को टोटल रेवेन्यू का 20% से भी बड़ा हिस्सा बनाना अगले कुछ सालों में। इसके अलावा स्टार अलायंस का मेंबर होने से एयर इंडिया दुनिया भर की 40 डेस्टिनेशंस में नॉन स्टॉप फ्लाइट ऑपरेट करती है और कोड शेयर, इंटरलाइन और इंटरमोडल कनेक्शन से 710 डेस्टिनेशन से भी ज्यादा को सर्व कर पाती है। आज इनके पास 128 नैरो और वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट हैं, जो इसे देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक बना देती है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट में इनका हब है और कई मेजर सिटीज जैसे मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता उनकी फोकस सिटीज हैं। एयर इंडिया देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कैरियर भी है 18.6% मार्केट शेयर के साथ। डोमेस्टिक मार्केट शेयर में एयर इंडिया की 3 एयरलाइंस नंबर 2, 3 और 4 में आती हैं। पहले इंडिगो 63.3% के साथ, फिर एयर इंडिया 9.8%, फिर विस्तारा 9.8%, एयर एशिया 7.1% और फिर स्पाइसजेट 4.4% और अकासा एयर 4.2%। इंडिया आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सिविल एविएशन मार्केट है, USA और चाइना के बाद। पिछले साल देश में 15 करोड़ पैसेंजर से ज्यादा का एयर ट्रैफिक देखने को मिला और ये फिगर डबल हो जाएगी अगले 10-15 सालों में। कई डोमेस्टिक एयरलाइंस देश भर में 800 से ज्यादा एयरक्राफ्ट ऑपरेट करती हैं। बोइंग ने एस्टिमेट किया है कि अगले 10 सालों में इंडिया की एयरक्राफ्ट डिमांड 1700 को क्रॉस कर जाएगी, जो कि टोटल $240 बिलियन या 19,20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की वैल्यू की होगी। ये पूरी दुनिया का 4.3% वॉल्यूम बनाएगा तब। एयरबस ने भी एस्टिमेट किया है कि इंडिया में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट 10% पर ईयर से भी ज्यादा तेजी से ग्रो करेंगे। इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा, AIX कनेक्ट, स्पाइसजेट और अकासा एयर मेजर एयरलाइंस हैं अभी देश में। 80 से ज्यादा सिटीज को कनेक्ट करती हैं देश में और इंटरनेशनल रूट्स में भी ऑपरेट करती हैं। मगर इसके बावजूद अभी भी कई सिटीज हैं देश में जहां एयर कनेक्टिविटी कम है या मौजूद ही नहीं है। काफी अनटैप्ड पोटेंशियल है इंडियन मार्केट में। नए एयरपोर्ट्स बनाने या एक्सपैंड करने की भी जरूरत है, स्पेशली उन जगहों में जहां 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और एयरपोर्ट काफी दूर पड़ता है। मुंबई दिल्ली एयर रूट फिर भी दुनिया का तीसरा सबसे बिजी रूट है। एयरलाइंस में लिबरलाइजेशन के बाद कई फॉरेन एयरलाइंस को भी एंट्री मिली इंडियन मार्केट में ऑपरेट करने की, जैसे एमिरेट्स, सिंगापुर एयरलाइंस और लुफ्थांसा। 2000s में बढ़ती ग्रोथ को देखते हुए कई नई एयरलाइंस भी आई थी, जैसे एयर डेक्कन, एयर सहारा, किंगफिशर एयरलाइंस, स्पाइसजेट, गो एयर, पैरामाउंट एयरवेज और इंडिगो। मगर इकोनॉमिक स्लोडाउन, बढ़ते फ्यूल और ऑपरेटिंग कॉस्ट से एविएशन इंडस्ट्री ने काफी स्ट्रगल किया और इनमें से ज्यादातर एयरलाइंस बैंकरप्ट हो गई। कंसोलिडेशन भी देखने को मिला इसी दौरान, जब 2007 में जेट एयरवेज ने एयर सहारा को और किंगफिशर एयरलाइंस ने एयर डेक्कन को खरीदा। फिर पैरामाउंट एयरवेज ने 2010 में अपनी फ्लाइट्स बंद कर दी और किंगफिशर ने 2012 में। एयर एशिया इंडिया जो एक लो कॉस्ट कैरियर के रूप में बनी थी, एयर एशिया और टाटा सन्स के बीच लॉन्च हुई 2014 में। फिर अगले साल विस्तारा स्टार्ट हुई टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच ज्वाइंट वेंचर से। सिर्फ इंडिगो और गो एयर ही प्रॉफिट्स कमा पा रही थी 2014-15 तक। उसमें भी अब गो एयर ने मई 2023 से फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। जेट एयरवेज ने 2019 में बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी, जब वो इंडिगो के लो प्राइसेस को मैच करने के चक्कर में भारी लॉसेस में चले गए। गो एयर का भी कहना है कि प्रैट एंड विटनी के PW1000G इंजन जो अपनी पूरी फ्लीट
फ्लीट में यूज करते हैं एयरबस A320 नियो में उनके सप्लाई चेन इश्यूज की वजह से वो फ्लाई नहीं कर पा रहे। उन्होंने प्रैट एंड विटनी को यूएस के फेडरल कोर्ट में सू भी किया है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उन्हें इंजन्स नहीं मिले। इसके अलावा अपनी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास भी गए, जहां से उन्हें ज्यादा रिलीफ नहीं मिला। लीजिंग कंपनीज ने उनके लीज प्लेन्स को ले लिया वापस उनसे रेंट ना दे पाने की वजह से। काफी मुश्किल है एयरलाइंस को ऑपरेट करना, स्पेशली प्रॉफिट के साथ, कम मार्जिन और वॉलेटाइल फ्यूल प्राइसेस के साथ। कई अनप्रेडिक्टेबल चीजों से भी एयर ट्रैफिक को सफर करना पड़ता है, जैसे वॉर्स, पैंडेमिक्स और डिजास्टर्स। होपफुली अब टाटा की एयर इंडिया इस मुश्किल सफर को तय कर पाए और वापस से दुनिया की सबसे पॉपुलर एयरलाइंस में से एक बन जाए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।